वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो है जो HI और ID के जो बच्चे हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास है जो बाल विकास और अधिगम की है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की, उस पर अपन बात कर रहे हैं। उस पर अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामाजिक विकास पर। किस पर भाई? सामाजिक विकास पर। अपना जो अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से कारक है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला है वो है जैविक कारक। पहला है वो है जैविक कारक। क्या है भाई? जैविक कारक। अब जैविक कारकों में अलग अलग कारक होते हैं। जैसे जैविक कारक के कौन कौन से कारक हैं? जैविक कारक के भी कौन कौन से कारक है? ठीक है, तो पहला है जैविक कारक है, उनमें पहला है वो है संवेदी अंग। पहला है वो है इसका तो जैविक कारक का पहला अंग है वो है संवेदी कारक। ठीक है, तो संवेदी अंग क्या है भाई? संवेदी अंग। संवेदी अंग होते हैं जैसे आँख, नाक, कान, जीभ व त्वचा, जो हमारी इंद्रियां होती हैं। ये संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी ये 5 है जो हमारे जो इंद्रिय हैं वो होते हैं। संवेदी अंगों के द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण से सूचनाएं ग्रहण करता है तथा व्यक्ति के संवेदी अंगों को ठीक से काम करने पर वातावरण से सटीक सूचनाएं प्राप्त होती है। अब जो हमारे जो संवेदी अंग है, हमारे जो संवेदी अंग है उनसे है जो अपन है वो मतलब जैसे हम अपने जो वातावरण की सूचनाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं। वातावरण की जो सुखद सूचनाएं या फिर दुखद सूचनाएं हैं वो अपन ग्रहण करते हैं। किनके द्वारा? इन अंगों के द्वारा। जैसे हमें जो किसी मतलब जैसे वातावरण का दृश्य देखते हैं, वातावरण में कुछ सुगंध आ रही है वो पता करते हैं, वातावरण गर्म है ठंडा है वो हम त्वचा से याद करते हैं। ठीक है, तो वातावरण की जो सूचनाएं हैं वो उनसे ग्रहण करते हैं। और अगर हमारे जो संवेदी अंग है वो अगर सही होंगे तभी तो हम वो वातावरण से सही है जो सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे सही संपत्ति का निर्माण करते हैं। यदि संवेदी अंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं होंगे तो हमें वातावरण से सूचनाएं मिलने पर उनका संपत्ति निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। अब जैसे संवेदी अंग है उनसे हमें अपन वातावरण के साथ सही संपर्क है वो जो है कॉम्बिनेशन है वो सही से बैठा पाते हैं। परंतु अगर जब हमारे जो संवेदी अंग है वो सही तरीके से नहीं होंगे, उनका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होगा, तो नॉर्मली बात है हम अपन है जो वातावरण के साथ है जो सूचनाएं है वो सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सूचनाओं प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास अंग है उनका विकास है वो सही नहीं हुआ है, इसीलिए हम जो वातावरण से है वो सूचनाएं सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इनका सही होना या उनका सही तरीके से विकसित होना बहुत ज़रूरी है संवेगों के लिए। अगला है वो है बुद्धि। अगला है वो है बुद्धि। बुद्धिमान बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कम बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा में बेहतर होता है। अब ये तो सभी को पता है कि जब अधिक बुद्धिमान बच्चा होगा उसका सामाजिक विकास है वो कम बुद्धि वाले बच्चे से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है, जो भी संवेगों से जो संवेग होते हैं उनका सही तरीके से वो इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, तो बुद्धिमान बच्चा है वो अत्यधिक है वो सामाजिक विकास में अच्छा होगा। कम बुद्धि वाले बच्चे अपने वातावरण से उद्दीपकों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तब उनका संज्ञानात्मक विकास है वो पीछे रह जाता है। अब है मतलब जैसे हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है,
सही तरीके से नहीं हो पाता है। जब बच्चा है वो बुद्धिमान नहीं होगा, कम बुद्धि वाला होगा, तो उसके संज्ञानात्मक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है वो है आनुवांशिकता। अब आपको पता है विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, वो होता है आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिक के गुणों का प्रभाव पड़ता है जो उन्हें पूर्वजों से प्राप्त होता है। संज्ञानात्मक विकास है उस पर है जो अपनी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है कि जो अपने हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है, जो हमारे पूर्वज है, दादा परदादा या उनसे अगले दादा या माता पिता, नाना नानी, परनाना, उनसे जो हमें संज्ञानात्मक विकास प्राप्त हुआ है उनका प्रभाव पड़ेगा। जिनके पूर्वज उच्च संज्ञानात्मक क्षमता के होते हैं उन ऐसा पाया गया है कि उनका संज्ञानात्मक विकास का भी उच्च स्तर होता है। अब जैसे पाया गया है, शोधों में आविष्कारों में पाया गया है कि जिन बच्चों के जो पूर्वज हैं वो उच्च संज्ञानात्मक विकास वाले होंगे तो उनके बच्चे हैं, उनकी जो आगे की पीढ़ियाँ हैं, उनका भी संज्ञानात्मक विकास का स्तर है वो ऊंचा होगा। तो आनुवांशिकता का है वो प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा? आनुवांशिकता। ठीक है। अगला है वो है परिपक्वता। अगला है वो है परिपक्वता। परिपक्वता में क्या होता है, बच्चों में जितना जल्दी व अधिक परिपक्वता आती है वो अपने वातावरण के साथ ही उतना जल्दी वह अधिक अंतःक्रिया करता है और अपने बच्चे अपने वातावरण के साथ जितना अधिक सही ढंग से अंतःक्रिया करते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास भी उतना ही जल्दी व अधिक होता है। अब परिपक्वता में क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो जल्दी से जल्दी अपनी परिपक्वता कर लेते हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास है वो भी अधिक तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक है वो परिपक्व हो जाएंगे तो वो जल्दी से वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाएंगे और वातावरण के सामंजस्य बैठाएंगे तो उनका संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। तो परिपक्वता है उसका जो बच्चे पे सही समय पर परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा परिपक्व होगा तभी तो है वो वातावरण के साथ है कॉम्बिनेशन बैठा पाएगा, सामंजस्य बैठा पाएगा और उसका सामयिक विकास है वो अच्छा होगा। तो ये है वो है जैविक कारक। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। ये है वो वातावरणीय कारक है। पहले अपने जैविक कारक पढ़े, अब ये है जो है अधिगम के अवसर, आर्थिक स्तर, परिवार, समाज और विद्यालय, ये है वो वातावरणीय कारक है। ठीक है, जो वातावरण में आते हैं। ठीक है। पहला है वो है अधिगम के अवसर। क्या है? सॉरी, हाँ, अधिगम के अवसर।
बच्चों को प्राप्त सीखने के अवसर उनके संज्ञानात्मक विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चे को सीखने का जितना अधिक वह सही वातावरण प्राप्त होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा अधिक मानसिक क्षमताओं को सीखने में सफल होगा। अब है वो बच्चे को है वो सही तरीके से जो सीखने का जरिया है, जो अधिगम करने का जरिया है, वो सही मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब सही तरीके से सीखेगा तभी तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसका स्तर अच्छा होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो संज्ञानात्मक जो बौद्धिक क्षमता है वो अधिक होगी। और जब बौद्धिक क्षमता अधिक होगी तभी बच्चा है वो सही तरीके से अधिगम कर पाएगा और संज्ञानात्मक विकास है उसको है वो अच्छा होगा। तो उसे जो अधिगम करने के लिए, उसे जो समझने के लिए, उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए। अधिगम के लिए, उसे समझने के लिए जो अच्छे साधन उपलब्ध होंगे तभी बच्चा है वो आगे जाकर उसकी बौद्धिक क्षमता है वो अच्छी होगी और वो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। तो अधिगम के अवसर है, उसे सीखने का अवसर है वो अच्छे तरीके से मिलने चाहिए। अगला है वो है बच्चे की आर्थिक स्थिति का सीखने पर प्रभाव उसकी संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है तथा उसकी उच्च आर्थिक स्तर के बच्चे सीखने का अवसर अधिक मिलता है तथा अच्छा परीक्षण प्राप्त करते हैं तथा उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। अब है वो है आर्थिक स्थिति। दूसरा क्या है भाई? आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि जैसे कोई बच्चा है वो अगर उच्च परिवार से होगा, उच्च वर्ग से होगा, तो उसे सीखने के अवसर अधिक मिलेंगे, उसे सहायता अलग मिलेगी, उसको उपलब्धि होगी, उसे किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी सीखने के लिए, तो सीखेगा तो उसका है वो संज्ञानात्मक विकास अपने आप होगा। तो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको है जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए वो अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं और अच्छे साधन उपलब्ध होने के कारण उनका संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होता है। अतः संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की कमी न हो और हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा हो सके। अगला है वो है परिवार। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर उसके परिवार की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में बच्चे न केवल आनुवंशिक गुण प्राप्त करते हैं बल्कि परिवार द्वारा उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। सीखने के उत्साहित करना तथा बच्चे के विकास के अनुरूप उत्तेजना का वातावरण बनाना जो उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है कि परिवार से हमें एक केवल ये नहीं है कि हमें सिर्फ आनुवंशिकता ही मिलती है, नहीं, हम उसी परिवार में रहते हैं तो उस परिवार में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें परिवार द्वारा सीखने अवसर मिलते हैं। परिवार वालों को पता है कि बच्चा है इस क्षेत्र में अधिक है वो रुचि करता है, तो हमारा जो परिवार है हमें उन्हीं साधनों को उपलब्ध करवाता है जिनमें हमें सीखने में अधिकता सरलता होती है। तो परिवार का है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। परिवार द्वारा हमें वो अन्य सीखने के अवसर प्राप्त करते हैं जिससे हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। तो परिवार है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। क्योंकि बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है, चाहे कोई भी कार्य करने की क्षमता हो, कोई भी कार्य सीखने का कार्य हो, वो हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। विद्यालय में अपन बाद में जाते हैं, परंतु जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है उसका पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। अतः परिवार है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है वो है समाज। समाज में क्या होता है कि बच्चे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। जिस बच्चे में समाज में रहते हैं उसकी भाषा, व्यवहार करने का तरीका, समायोजन का ढंग, विचार आदि से सीख जाते हैं। सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार करता है। अतः कह सकते हैं कि समाज का और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब जो बच्चा है वो किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर खुद सीखना, क्या कहलाता है? अनुकरण। तो बच्चे हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ दिनों बाद वो समाज में रहता है, समाज के लोगों से जुड़ता है। समाज के जो मूल्य हैं, रीति रिवाज है, संस्कृति है, कला है, भाषा है, व्यवहार है, उन सब चीज़ों को है वो ग्रहण करता है। तो उन चीज़ों को ग्रहण करेगा। अगर समाज अच्छा होगा, समाज का वातावरण अच्छा होगा, उसकी भाषा, संस्कृति, कलाएँ वो अच्छी होगी तो बच्चे का सामाजिक विकास है वो अच्छा होगा और सामाजिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो बच्चे का समाज के प्रति जुड़ाव होना चाहिए, समाज के अंदर रहना चाहिए, समाज में उत्साहवर्धक होकर कार्य करना चाहिए, अग्रणी भूमिका में समाज में रहना चाहिए ताकि हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि समाज है वो संज्ञानात्मक विकास को बहुत अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। अगला है वो है विद्यालय।
पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि शिक्षा गुणवत्ता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है और बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का स्कूल पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पियाजे ने कहा है कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता है वो जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो संज्ञानात्मक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसके द्वारा बच्चे का है जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होता है। विद्यालय में निम्न कारकों द्वारा संज्ञानात्मक विकास को रूप से प्रभावित, निम्न कारक हैं, जो निम्न कारक है अपन बात करेंगे वो संज्ञानात्मक विकास को स्कूल में प्रभावित करते हैं, विद्यालय में प्रभावित करते हैं। पहला है वो है विद्यालय का वातावरण। दूसरा है वो है पाठ्यक्रम। तीसरा वो है शिक्षण विधि। चौथा पांचवा पांचवा है वो है विद्यालय शिक्षण सामग्री। तो विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय का वातावरण जब अच्छा होगा तभी तो बच्चे को अच्छा ज्ञान मिल पाएगा। बच्चा है वो वातावरण के साथ समायोजन करता है, तो बच्चा है वो समायोजन करेगा तभी तो विद्यालय का वातावरण वो अच्छा हो पाएगा। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब जैसे हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, मतलब जैसे पाठ्यक्रम है वो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जो पढ़ने में हमारे समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगला है वो है शिक्षण विधि, यानी जो पढ़ाने की विधि है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाने की विधि है वो कैसी होनी चाहिए। अगला क्या है वो है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मतलब जैसे अपन बात करें कि जो शिक्षण की विधि है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे को पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर बच्चे को पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा होगा तभी तो है वो अपने सही समझ में आ पाएगा। अब जैसे मतलब अपन बात करते हैं कि जैसे शिक्षण विधि है, कौन सी शिक्षण विधियाँ होती है, शिक्षण विधियाँ में बच्चे को पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगला होता है शिक्षकों का छात्र के प्रति व्यवहार। अब शिक्षक है वो उसका छात्र के प्रति व्यवहार कैसा होगा, तो शिक्षक का छात्र के प्रति व्यवहार है वो एक सहयोगकर्ता और एक सौहार्द होना चाहिए, ताकि बच्चा है उसके सही टीचर के साथ है वो सही संबंध से बैठा सके, टीचर को अपना आदर्श मान सके और अच्छी तरीके से सीख सके। अगला है वो है शिक्षण सहगामी क्रियाएं, यानी शिक्षण के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी होनी चाहिए, जैसे मतलब खेल है या फिर वाद विवाद है, तर्क वितर्क है, लेखन प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, वो भी साथ साथ होनी चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। अगला है वो आता है साथी समूह है। साथी समूह मतलब बच्चे के दोस्त कैसे हैं, मित्र कैसे हैं, उनके मतलब मित्र अच्छे होंगे तभी बच्चे का है वो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होगा। अगला होता है शिक्षण विद्यालय में शिक्षण सामग्री। बच्चे विद्यालय में जाता है तो उसकी जो शिक्षण सामग्री है वो पूर्ण तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे किताबें हैं, नोटबुक्स है, खेल ग्राउंड है या फिर अन्य जो भी सामग्रियाँ होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए। वातावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये प्रभावित करते हैं विद्यालय के अंदर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं।
अब अपन आगे बात करते हैं। अगला है वो है सीखने में संज्ञान की भूमिका। मतलब हम जो सीखते हैं उसमें संज्ञान की क्या भूमिका होती है। ठीक है, संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करने तथा संप्रतियों को सीखने की मानसिक प्रक्रिया है। हमारा संज्ञान है वो हमारे विचार, हमारे जो अनुभव है उसे तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करने तथा उनको जो सीखने का जो दायित्व है वो किसका होता है, संज्ञान का होता है। हम मतलब जो सीखते हैं, जो समझते हैं, जो हमारे विचार है उनको क्या कहते हैं, हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान से मन में विचार आते हैं तथा इसे पूर्वानुमान लगाने में सक्षम व्यक्ति होता है। मतलब हमारे संज्ञान है उसके द्वारा हमारे अंदर है वो विचारों का उत्पन्न होता है, और विचार उत्पन्न होते हैं तभी हम कुछ है वो सोच सकते हैं या फिर कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी तो कुछ पूर्व का है वो हम सोच सकते हैं। अधिगम संज्ञान का एक आयाम है। अधिगम है वो संज्ञान का एक आयाम है, एक हिस्सा है। संज्ञान के अनेक आयाम है। संज्ञान है उसके अधिगम में एक आयाम है और अन्य भी आयाम है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क करना, याददाश्त, समझना, अवधान, स्मृति, भाषा, सहचार्य, मूल्यांकन, निर्णय करना, समस्या समाधान और अन्य। ये है वो जो संज्ञान है उसके आयाम है। क्या है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन मतलब हम जो चिंतन करते हैं, तर्क करना, कोई वस्तु पर तर्क देना। दूसरा याददाश्त, याददाश्त कोई चीज को याद रखना, उसकी याददाश्त करता किसके द्वारा होती है, संज्ञान द्वारा। अगला है वो है समझना, किसी भी चीज़ को हम समझते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये भी एक संज्ञान है। ठीक है, अवधान, कोई भी कार्य है उसमें अवधान होता है तो उसे सही करना, वापिस समस्या सही करना। ठीक है, अगला है वो है स्मृति, याद रखना, कोई चीज़ को याद रखना, स्मृति करना। भाषा सहचार्य, भाषा को सीखना। मूल्यांकन, किसी वस्तु का मूल्यांकन, किसी चीज़ का मूल्यांकन। निर्णय लेना, अपना जो कोई कार्य है उसका निर्णय लेना। या फिर समस्या समाधान, कोई भी हमारे समस्या आ गई उसका समाधान करना। ये सभी है वो संज्ञान के आयाम है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है जिससे व्यक्ति के अनुभव में परिवर्तन होता है। अधिगम द्वारा हम अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान के प्राप्त करके हमारा जो जीवन है वो थोड़ा बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, हमें जो अनुभव हो जाता है जीने का, और व्यक्ति किसी चीज़ को नए ढंग से समझता है, नए ढंग से व्यवहार करने लगता है। सीखने के लिए यह व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण, धारण व सूचना संचालित करना पड़ता है। हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो हमें उसे सीखने के लिए नया तरीका, नया ढंग और नया प्रत्यक्षीकरण करना आवश्यक है। तभी है हम उस चीज़ को आसानी से समझ पाते हैं, उसको धारण कर पाते हैं और अपनी सूचना है वो उसको संचालित कर पाते हैं। जिसके लिए संज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, हमें कोई भी चीज़ है नई सीखते हैं, हम कोई चीज़ को नया सीखने का तरीका ढूंढते हैं, उसके लिए हमें संज्ञान की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति कुछ नया देखता है या फिर नया सुनता है या नया अनुभव करता है तो व्यक्ति एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया घटित होती है जिसका परिणाम अधिगम होता है। मतलब हम जो कुछ नया देखते हैं, नया कुछ सुनते हैं, नया कुछ अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे अंदर कोई संज्ञानात्मक वो प्रक्रिया घटित होती है, हम फिर उस चीज़ को देख कर कुछ समझते हैं, कुछ उसे देखते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान ही अधिगम कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अधिगम संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है।
अधिगम है वो संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। व्यक्ति जब कोई नई चीज या नई सूचना सीखता है तो संज्ञान व्यक्ति को उस सूचना को भविष्य में नई परिस्थिति में उपयोग करने में सहायता करता है। हमने जो कोई चीज़ है, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो संज्ञान द्वारा सीखते हैं, और फिर संज्ञान है वो आगे हमें भविष्य में कोई अन्य परिस्थिति आएगी तब वह चीज़ है हमारे काम आएगी। जैसे मतलब हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, संज्ञान द्वारा सीख रहे हैं अपन, और संज्ञान द्वारा सीख कर बाद में अपन जब भविष्य में जाएंगे, कोई पेपर है, कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो हमारे वहाँ वो पढ़ाई काम में आएगी। तो यही बात कहना चाह रहा है कि हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं संज्ञान द्वारा, फिर वो भविष्य में जाकर अपन अन्य परिस्थिति में उसका उपयोग लेते हैं। तो ये हो गया है वो सीखने की संज्ञान की भूमिका, अधिगम में संज्ञान की भूमिका। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अगला है वो है भाषा विकास। अगला क्या है? भाषा विकास। भाषा से तात्पर्य है कि विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने वाले उन अंगों का जिनके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा से तात्पर्य है कि हम हमारे अंदर जो विचार है, अनुभूतियाँ है, मन की भावना है, उसको व्यक्त कर कर किसी दूसरे को समझाना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और हमारे जो इससे हम अपन जो है अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा के अंतर्गत लिखना, बोलना, संकेत करना, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव और मूक अभिनय भी शामिल है। अब भाषा है उसमें अन्य जो विचारों को अन्य तरीकों से समझाया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है वो है लिखकर, हमारे अंदर मतलब कोई भी भाव है ना, जैसे मैं भाषा है जैसे बोलना नहीं, मतलब जैसे मैं बोल नहीं सकता या बोलना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना है, जब मैं मेरा अंदर जो विचार है वो है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मैं लिख कर स्पष्ट कर दिया। अब आगे है वो है संकेत करना। हम कोई चीज़ को संकेत कर सकते हैं, किसी चीज़ को संकेत द्वारा, इशारे द्वारा हम बता सकते हैं। अगला है चेहरे की अभिव्यक्ति। हम चेहरा आ गया अपना जो चेहरे का है उसकी अभिव्यक्ति देकर, ठीक है, या फिर चेहरे का हाव भाव देखकर हम बात बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे अपन बात करते हैं, किसी जो हमारा जानकार है हमें मिल गया, हम उससे पूछते कैसे, तो वो कहेगा ठीक है। तो ये चेहरे की अभिव्यक्ति भी आदान प्रदान विचारों का हो रहा है, ठीक है। मूक अभिनय से भी, मूक अभिनय भी होता है ना, उसमें बोलते नहीं सिर्फ अभिनय करते हैं, उससे भी जो भाषा है उसका विचार हो सकता है, ठीक है। वाणी भाषा का रूप है जिसमें स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। अब भाषा है उसका जो अन्य रूप होता है वो होता है वाणी। क्या होता है? वाणी द्वारा हम स्पष्ट और सहज वर्णों को बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। भाषा संप्रेषण का व्यापक साधन है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं, विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो दूसरों की विचारों से अवगत होते हैं। अब जैसे मतलब हमारे जो भाषा है वो हमारे जो संप्रेषण है उसका माध्यम है। हम अब संप्रेषण करते हैं, उसके द्वारा हमें भाषा का जरूरत पड़ती है, ठीक है। भाषा से हमें अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अपन जो आगे बात करते हैं, भाषा के मुख्य रूप से 4 आयाम है। भाषा है उसके 4 आयाम है, भाषा के 4 आयाम। चार आयाम होते हैं। पहला दूसरा ये 4 आयाम होते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। ये भाषा के मुख्य 4 आयाम होते हैं, ठीक है।
बोलना व सुनना एक अमूर्त क्रिया है, जबकि पढ़ना व लिखना मूर्त क्रिया है। इसी तरह बोलना व लिखना बहिर्गामी है तथा सुनना व पढ़ना अंतर्गामी है। अब मतलब जैसे बोलना और सुनना है, बोलना और सुनना है वो अमूर्त है। हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं वो मूर्त है। कोई भी मूर्त नहीं, कोई भी आकार नहीं है उसका, कोई आकार नहीं है ना। भाई बोलते हैं उसका क्या आकार है, या फिर हम सुनते हैं उसका कोई आकार नहीं है। परंतु लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना इसके आयाम ये मूर्त होते हैं, ये मूर्त होते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है उसका कोई मूर्त रूप है, या फिर हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उसका भी मूर्त रूप है। ठीक है, ये हो गया। अगला है वो है इसी तरह बोलना व लिखना, वो बहिर्गामी है। बोलना और लिखना ये है वो बहिर्गामी है, मतलब ये दूसरों के पास जाते हैं। बहिर्गामी मतलब दूसरों को ज्ञान करवाते हैं। हम किसी को बोलकर बताते हैं या फिर हम किसी को लिख कर बताते हैं, यानी ये आउट गोइंग है, आउट गोइंग है। और ये है पढ़ना व सुनना, ये है अंतर्गामी यानी इनपुट। हम इसे ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हम किसी को बताते हैं, और इसके द्वारा है हम अपन खुद ग्रहण करते हैं। खुद भी तो ग्रहण करते हैं, सुनकर हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो ये जो है वो है अंतर्गामी। क्या है? ये है बहिर्गामी। ठीक है, तो ये भाषा के चार आयाम है, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। ठीक है, और ये अंतर्गामी होते हैं और ये बहिर्गामी होते हैं। ठीक है, ये है वो बात है। स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, अब आगे बात करते हैं। अगला है वो है हमें भाषा का महत्व है, यानी भाषा का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व होता है, इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।